नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहल विच कम अंडर एजुकेशनल ब्लॉक चचियो 2। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या होता है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तथा जनन स्वास्थ्य के बारे में। मैथुन या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके टाइम जो है शुक्राणु योनि मार्ग में यहाँ पे जो है शुक्राणु स्थापित हो जाते हैं। ठीक है। फिर हमें पता है कि जो एग होता है, अंडा होता है, उसका निर्मोचन ओवरी से होता हुआ वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है हमारी अंडवाहिका में। ये है हमारा एग। ठीक है। और ये जो शुक्राणु हैं ये ऊपर की ओर जाते हैं तथा यहाँ से होते हुए ये भी कहाँ पहुँच जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। और फिलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे हमारा जो एग और जो हमारा स्पर्म है, जो हमारा अंड कोशिका और शुक्राणु है, उन दोनों का जो संलयन होता है वो यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में या फिर अंडवाहिका में होता है। शुक्राणु की एक पूंछ होती है जिसकी सहायता से जो है वो योनि गर्भाशय से होते हुए फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और फिलोपियन ट्यूब में जो शुक्राणु है वो अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है अंडे का निषेचन होता है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में। अब ये जो निषेचित अंडा है या जिसको हम युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं, ये नीचे लुढ़कता है तथा यहाँ पे जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवारों में जो है ये रोपित या इम्प्लांट जो है हो जाता है। ठीक है। तथा इसमें जो है विभाजन होने लगते हैं। माँ का शरीर गर्भधारण करने के लिए तथा उसके विकास के लिए विशेष रूप से जो है अनुकूलित होता है। अतः प्रत्येक माह गर्भाशय जो हमारा यूटेरस है, भ्रूण को जो एम्ब्रियो है उसको ग्रहण करने के लिए तथा उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। जो गर्भाशय की आंतरिक परत है वो मोटी हो जाती है। यूटेरस में जो है रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है ताकि भ्रूण को जो है अच्छी तरह से पोषण मिल सके। आइए तो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो पोषण है वो मां से भ्रूण में स्थानांतरित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषक पदार्थ जो हैं भ्रूण को प्राप्त होते हैं। मतलब मां के शरीर से जो पोषक तत्व हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर होते हैं भ्रूण या फिटस में। और दूसरा, अब देखो पोषक तत्व भ्रूण को मिल रहे हैं तो भ्रूण क्या पैदा करेगा, वो अपशिष्ट पदार्थ भी पैदा करेगा। तो जो वो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको प्लेसेंटा जो है भ्रूण या फीटस से जो है फिर से माँ के रक्त में लेके जाती है ताकि उनको जो है उत्सर्जित किया जा सके। प्लेसेंटा जो है एक तस्त्री नुमा या डिस्क शेप्ड संरचना होती है जो कि गर्भाशय या यूटेरस की दीवारों में जो है धंसी होती है। अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को जो है गर्भकाल या फिर जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और इसकी अवधि जो है 9 महीने की होती है। 9 महीने के बाद गर्भाशय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के पश्चात प्लेसेंटा का कुछ भाग जो बच्चे के साथ में रहता है उसको जो है हम नाड़ू बोलते हैं और कुछ भाग माँ के द्वारा जो है बच्चे के जन्म के पश्चात जो है एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, उसको जो है हम औड़ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अभी तक हमने बात की कि अंड का निषेचन होने के बाद क्या होता है।
आइए तो थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करते हैं कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है, थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। परंतु यदि निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो इस भित्ति की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो भित्ति डेवलप क्यों हुई थी? वो डेवलप हुई थी कि जो निषेचित अंडा है उसके बाद जो उससे भ्रूण बनेगा उसके विकास के लिए। तो अब अंडे का निषेचन नहीं हुआ तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में जो है बाहर निकलती है। इसको जो है हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। मेंसुरेशन जो है 28 दिन का एक चक्र होती है। तो हमने देखा कि जो मेंसुरेशन है, माहवारी है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं है। एक बात जिस पे जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है उस टाइम पे जो है हम हाइजीन का जो है ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने खान पान का भी अच्छे से इस समय ध्यान रखें। आइए तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जनन स्वास्थ्य पर। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। अनेक रोग जो हैं उनका लैंगिक संचरण भी हो सकता है, मतलब वो सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को जो है हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर एसटीडीज भी बोलते हैं, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का जो है लैंगिक संचरण हो सकता है। एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के उदाहरण हैं, जैसे जीवाणुओं से होने वाले जीवाणु जनित या जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जैसे कि हमारा गोनेरिया है या साइफिलिस। विषाणु जनित लैंगिक संचरणीय रोगों के उदाहरण हैं, जैसे मस्सा, वॉट और एचआईवी से होने वाला एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। आइए तो अब चर्चा करते हैं गर्भरोधन के बारे में। गर्भधारण को रोकना जो है गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार, पहला है यांत्रिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक तकनीक, तीसरा है आईयूसीडी तथा चौथा है शल्य क्रिया के द्वारा। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। यांत्रिक अवरोध का मतलब है शुक्राणुओं को जो है अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने देना। इसके दो तरीके हैं, एक तो शिशन को ढकने वाला कॉन्डम है, दूसरा योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। तो यांत्रिक अवरोध या फिजिकल बैरियर, अब देखो गर्भ धारण कब होगा? गर्भधारण तब होगा जब शुक्राणु जो है वो अंड कोशिका के साथ संलयित होंगे। यदि हम जो है
कॉन्डम का यूज़ करते हैं या सर्वाइकल कैप का यूज़ करते हैं तो जो शुक्राणु हैं वो योनि में नहीं जा पाएंगे। जब वो योनि में जा ही नहीं पाएंगे तो उनका जो है संलयन अंड कोशिका से नहीं होगा और जो गर्भधारण है वो नहीं होगा। गर्भधारण रोकने का दूसरा जो तरीका है वो है रासायनिक तकनीक, केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, मतलब दवाइयाँ जो हैं वो खाई जाती हैं। मादा में अंड ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो कि हार्मोन्स के बैलेंस को जो है परिवर्तित कर देती है। वो जो टैबलेट हम लेते हैं वो हार्मोनल बैलेंस को जो है चेंज कर देती है और एग जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये मादा का जो अंडाशय ओवरी होता है वहाँ पे अंडे को बनने ही नहीं देती हैं। अब जब अंडा ही नहीं बनेगा तो उसका शुक्राणु के साथ में संलयन वो तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरा मेथड जो है वो है रासायनिक तकनीक। इस विधि द्वारा भी गर्भाधान जो है रोका जा सकता है, परंतु इन मेडिसिन्स के जो हैं बहुत से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आइए तो अब बात करते हैं IUCD की, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUCD मना इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा होता है विद इन, इंट्रा यूटेराइन का मतलब हुआ कि यूटेरस के अंदर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को फिट किया जाता है, उन्हें जो है हम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। और लूप या कॉपर टी जो है इनको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और ये जो है गर्भधारण को रोकते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम यहाँ पे जो है स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर वो, अब देखो अंडा जो है हमारा यहाँ से निर्मोचित होके वो कहाँ आएगा, हमारा फिलोपियन ट्यूब में। और अब ये जो हमारा लूप है, ये जो IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ये इन शुक्राणुओं को जो है यहाँ तक जो हमारी फिलोपियन ट्यूब है वहाँ तक पहुँचने से रोकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये प्रेगनेंसी रोकती है। और लास्ट है इसमें शल्य क्रिया तकनीक, जो सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड में पहला है नसबंदी। नसबंदी में पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को जो है रोक कर उनमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। जो वॉस डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ना हो सके। और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में जो है महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। जो हमारी फिलोपियन ट्यूब है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो अंड का स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर ऑफ एग है, वो रुक सके। तो हमारी जो वास्कुटोमी होती है या जिसको नसबंदी कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, हमारी ये जो शुक्र वाहिका है या जिसको कि हम वॉस डिफरेंस बोलते हैं, इसको जो है दो भागों में काट दिया जाता है तथा दोनों भागों को जो है बांध दिया जाता है। नसबंदी का मतलब ही हुआ कि काट के जो है नसों को बांध देना, इनको बांध दिया जाता है। अब देखो जो शुक्राणु है उनका उत्पादन कहाँ होता है, उनका उत्पादन होता है वृषण में, और शुक्र वाहिका के द्वारा जो है वो फिर कहाँ लेके जाए जाते हैं, यूरिथ्रा में। पर अब जो शुक्र वाहिका ही है वहीं अवरोधित हो गई है, तो अब जो है शुक्राणु जो हैं उनका ट्रांसफ़र जो है नहीं हो पाएगा। जब उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो उनका
अंडे के साथ में संलयन नहीं हो पाएगा। जब अंडे के साथ संलयन नहीं हो पाएगा तो जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है उसमें जो हमारी फिलोपियन ट्यूब्स हैं, जो कि हमारी अंडवाहिनियां हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम काट कर जो है बांध देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो हमारा अंडे का मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया। देखो अंडा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ से होता हुआ फिर वो अंडवाहिनी से होता है। ठीक है, और जो शुक्राणु है यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से आते हुए वो कहाँ पे जाते हैं, अंडवाहिनी में जाते हैं और अंडवाहिनी में निषेचन होता है। पर अब देखो जो हमारे शुक्राणु हैं वो सिर्फ इस यहीं तक जा पाएंगे क्योंकि आगे का मार्ग अवरुद्ध है, और जो हमारा अंडा है वो यहीं तक जा पाएगा क्योंकि आगे का मार्ग जो है वो अवरुद्ध है। तो इस केस में भी जो है शुक्राणु और जो अंडा है उनका संलयन नहीं हो पाएगा। जब उनका संलयन नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। शल्य चिकित्सा के द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हटाया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी एक विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा गैर कानूनी कार्य जो है अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए नर और मादा लिंग अनुपात बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि चिंता का विषय है। हमारा देश जहाँ पे लड़कियाँ पूजी जाती हैं वहाँ पे गैर कानूनी रूप से मादा गर्भ का गर्भपात जो है न सिर्फ मॉरली एथिकली एक गलत है पर धार्मिक रूप से भी है एक कुकृत्य है। इसी के साथ ही हमारा यह अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।